मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बायोग्राफी। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे इंडिया के अंदर वन पार्टी सिस्टम यानी कि कांग्रेस के विरोध में लाकर या कांग्रेस के सामने एक दूसरी पार्टी को पैरेलली लाकर खड़ा कर दिया और अपने पूरे कार्यकाल के अंदर इतनी कोशिश करी कि इन पार्टी को किसी भी तरीके से चलने योग्य बना दिया जाए, जिसमें अटल बिहारी साहब ने पूरे जीवन में सैकड़ों ऐसे विरोध झेले, प्रॉब्लम्स आई, कॉन्स्पिरेसीज हुई, जिसके अंदर इनकी छवि को खराब करने की कोशिश करी। विरोध से अलग अलग पार्टी के लोगों ने अलग अलग बातें बोली, पर ये व्यक्ति कभी झुका नहीं, कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं और किसी भी प्रकार से अपनी पार्टी को अपनी इमेज के साथ साथ बढ़ाने में निकाल दिया। यही एक ऐसा रीजन है, यही व्यक्ति एक ऐसा रीजन है जिसने आज के दिन पूरी की पूरी बीजेपी को लाकर खड़ा कर दिया। और इसी कारण से इलेक्शन जीतने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आज भी इनके सामने क्या हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, क्योंकि पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले कर्ता धर्ता यही हैं। दोस्तों, अकेले यही एक ऐसे व्यक्ति थे पूरी की पूरी पार्टी के अंदर जिसके खिलाफ जल्दी से कोई विद्रोह या विरोध की भावना नहीं आई। इसके खिलाफ इवन दैट एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि जवाहरलाल नेहरू ने इनके व्यक्तित्व से इंप्रेस होने के बाद में इनकी तारीफ में कहा था कि भविष्य में आने वाले प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। इनके खुद के जवाहरलाल नेहरू साहब के ये शब्द थे। तो आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति जिसे आउटलुक मैगजीन ने 2012 के अंदर ग्रेटेस्ट इंडियन का खिताब दिया था। ग्रेटेस्ट इंडियन के अंदर 9वां रैंक दिया था आउटलुक मैगजीन में। मतलब कहने का वर्ल्ड पूरे संसार के अंदर इनको 9वें नंबर पे ग्रेटेस्ट इंडियन माना गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया की छवि शुरू से ही खराब थी। बहुत सारे नेता आए जिसमें इंदिरा गांधी की छवि हो गई, नेहरू साहब की छवि हो गई, इनकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की छवि हो गई। इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपनी ख्याति प्राप्त करी, अपना नाम बनाया। बहुत सारे अवार्ड मिले, पद्म भूषण, इसी के बाद कानपुर यूनिवर्सिटी से डी.लिट का लोकमान्य तिलक अवार्ड, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड, भारत रत्न, प्रधानमंत्री जो पंडित गोविंद वल्लभ पटेल अवार्ड, पंत अवार्ड मिला, भारत रत्न 2015 में मिला, बांग्लादेश वॉर या लिबरेशन वॉर ऑनर मिला। इसी से इनके बारे में पता चलता है कि इतने अवार्ड तो शायद ही किसी नेता ने या शायद ही किसी मंत्री ने कलेक्ट किए होंगे। इनका जन्म 1924 से होकर 2018 तक समाप्त हुए, जिसके अंदर इनकी कविताओं के पूरे इंडिया के अंदर सैकड़ों नहीं लाखों लोग दीवाने हैं, जिन्होंने मुश्किलों के दौर में भी लोगों को जीने का रास्ता बनाया। इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक कविता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ चंद लाइनें हैं जो अटल बिहारी साहब की। वैसे तो बहुत सारी कविताएं हैं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। यही इनका टैलेंट था कि मुसीबत में भारी से भारी मुसीबत आई, लेकिन इस व्यक्ति ने झुकना नहीं सीखा, थकना नहीं सीखा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम IAS विद हरि मोहन के साथ अपनी वीडियोस बना रहे हैं, जिसके अंदर आप टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर हमें शेयर कीजिए, यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब कीजिए, पेन ड्राइव सिलेबस के लिए इन गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए, जिसके अंदर आप UPSC और स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। एग्जैक्ट नॉलेज टू द पॉइंट एग्जाम स्कोर कराने में हेल्पफुल रहेगी। आगे बढ़ते हैं। शुरुआती जीवन की बात। शुरुआत के अंदर चेहरा जैसे बचपन से लेकर इंसान की जो
कलाकृतियां या जो इंसान का टैलेंट है वो चेहरे की, कहते हैं कई लोग की छवि से पता चल जाता है, तो इनके चेहरे का तेज देखकर आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं। इनका जन्म जो हुआ ब्राह्मण परिवार में हुआ 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में मध्य प्रदेश के अंदर। पिता जो थे, पिता और माता कृष्णदेव और सेम ऐसे ही कृष्णा देवी और ऐसे ही कृष्णा बिहारी वाजपेयी। इनके पिता एक स्कूल टीचर थे अपने ही होम टाउन के अंदर, और दादाजी जो थे माइग्रेट हो गए थे मोरेना, जो ग्वालियर के पास एक गांव है जिसे बटेश्वर कहते हैं, इन आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस व्यक्ति की सबसे अच्छी क्वालिटी की बचपन के अंदर जब अपने दादा के साथ ही रहते थे तो इन्हें तैरने का बहुत शौक था, तैरने का, खेलने का, खासकर कबड्डी के अंदर इनका बहुत नाम था। और ये कहा जाता था कि तैरने के नाम पर एक बार ये डूब भी गए थे और इन्हें बचाया गया था और बहुत मुश्किलों से इन्हें संभाला गया था। तो ऐसे थे, बचपन में सभी व्यक्ति शैतान होते हैं, लेकिन अपने पिता के परछावे से डर लगता था क्योंकि पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे और दादा के साथ ही अपना समय बिताते थे। वाजपेयी ने अपनी जो शुरुआती स्कूलिंग थी वो सरस्वती शिशु मंदिर जो ग्वालियर के अंदर है उधर से पूरी करी। 1934 में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल एवीएम स्कूल से इन्होंने आगे की स्टडी शुरू करी, जिसमें से बारनगर जो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और बाद में अपने पिता के साथ इन्होंने ज्वाइन कर लिया आफ्टर हिज फादर ज्वाइन हेडमास्टर। इसके बाद इन्होंने अटेंड किया ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज, जहां से बीए की। बीए करने के दौरान इन्होंने हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में काफी मेहनत करी और अपने आप को बहुत निखारा। इंग्लिश के बारे में तो कहा जाता है इन्होंने काफी मेहनत करी, और संस्कृत में इनकी नॉलेज देखकर भविष्य में इनको लेखन के बहुत सारे कार्य मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए किया पॉलिटिकल साइंस से और डीएवी कॉलेज से कानपुर से डीएवी कॉलेज से अपनी फर्दर मास्टर्स की डिग्री हासिल करी। यानी पढ़ाई लिखाई के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब दिल लगाकर मेहनत करी। पिता की छड़ी के नीचे आने के बाद तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर पढ़ाई में पीछे नहीं छोड़ा, और इनके बारे में कहा जाता है कि जहां भी फील्ड में डाल देते थे पिता, वहां पर सिर्फ एक ही शब्द होता था, अव्वल आना है, और अव्वल आए भी। खूब फर्स्ट डिवीजन से इन्होंने एजुकेशन पूरी करी। अब क्या था कि वही नेशनलिज्म के जो कहते हैं ना, खून से ही सारे के सारे शुरुआत मिल जाती है। तो पिता जिस तरीके से देशभक्त थे उसी प्रकार से देशभक्ति की आगे इनमें भी आग की लो जलती थी। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिएगा, पैट्रियोटिक और नेशनलिस्ट में अंतर समझ लीजिए। पैट्रियोटिक होता है देशभक्त, एक ऐसा देशभक्त जो देश की कमियों को स्वीकार करता है और उसमें इंप्रूवमेंट के प्रयास करता है, खूब कोशिश करता है कि ताकि देश की बेइज्जती ना हो और उसकी हमेशा साख बनी रहे, इमेज बनी रहे। और नेशनलिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो आंख बंद करके सिर्फ ये मानते हैं कि नहीं, हम हमेशा ही ठीक हैं, कोई हमारा विद्रोह या विरोध नहीं कर सकता। तो नेशनलिस्ट जो होता है वो एक्सट्रीम लेवल पर नुकसान देता है, सांप्रदायिकता के नाम पर, कास्टिज्म के नाम पर, और देश के शायद डेवलपमेंट के नाम पर भी नुकसान देता है। और इस चीज का वाजपेयी साहब की इमेज पर और वाजपेयी साहब के कार्यकाल में भी बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, ग्वालियर के अंदर आर्य कुमार सभा जो थी, यूथ विंग था आर्य समाज मूवमेंट का, उसे ज्वाइन किया और धीरे धीरे वहां के 1944 में क्या बने, जनरल सेक्रेटरी बने। इन्होंने ज्वाइन किया, he also joined RSS in 1939, स्वयं सेवक आरएसएस के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया, एक लॉन्ग ड्यूरेशन अपना वहां पर भी दिया, काफी सभाएं अटेंड करी और जनता को प्रेजेंट करने के लिए या जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। इन्फ्लुएंस हुए थे बाबा साहेब आप्टे के एटीट्यूड और उनकी लाइफस्टाइल से, इन्फ्लुएंस इतने ज्यादा हुए कि इन्होंने आरएसएस में ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया, अटेंड किया ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप 1940 से 44 तक, और बाद में प्रचारक बने और जा जाकर अलग अलग जगह पर देश को रिप्रेजेंट किया। एक तरफ तो पार्टीशन की प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, दूसरी तरफ इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय न्यूज़पेपर के अंदर काम करना शुरू कर दिया, राष्ट्र धर्मा और देश को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने पंचजन्या और डेली स्वदेश, वीर अर्जुन जैसे लेखनों में भी अपना महारत दर्शाया और लोगों को यूनाइटेड करने की काफी कोशिश करी।
इनकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और इनके विचारधारा जो थे लोगों को पसंद आने लगे थे बहुत तेजी के साथ में। अब इनका पॉलिटिकल करियर जो था वो 1942 में शुरू हुआ और 1942 में शुरू हुआ तो बस फिर अगेंस्ट में एक पार्टी को पैरेलली लाकर नेशनल लेवल पर खड़ा करना एक बहुत कठिन कार्य होता है, वो भी उस समय में जिस समय में एक दल ऐसा है जो आरएसएस के नाम से जो अपने आप में फुल नेशनलिस्ट है, सिर्फ हिंदुत्व की बात करेगा और किसी चीज की बात नहीं करता। दूसरी तरफ इनको सपोर्ट अलग अलग ऐसी पार्टियों का मिला जो अपने मोटिव और उल्लू सीधा करने के लिए आए और बाद में छोड़ छोड़कर चले गए। इनका कई बार की कई बातों पर मजाक बनाया गया कि एक बार बने तो 13 दिन की सरकार लाए, एक बार बने तो 13 महीने की सरकार लाए और फिर तो इन्होंने एक पूरा कार्यकाल अपना निकाला, पूरा कार्यकाल प्रधानमंत्री पद का संभाला। तो इस प्रकार के प्रधानमंत्री थे जिन पर हंसा भी जाता था, मजाक बनाने का प्रयास किया जाता था, लेकिन जब ये बोलते थे, कहते हैं ना, जब ये गरजते थे अपने भाषणों में तो अच्छे अच्छे शांत हो जाते थे, किसी में हिम्मत नहीं थी इनका बेसिकली विरोध में सामना करने की। 1942 में 16 साल की उम्र में बीजेपी से नहीं आरएसएस से एक्टिव वर्कर बने थे। याद रखिएगा बीजेपी तो बहुत बाद में गठित हुई थी दोस्तों। अब इसमें आरएसएस में इन्होंने जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इन्होंने क्या किया, आरएसएस had chosen not to participate in quit India movement क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उस समय के अंदर आरएसएस में ऑलरेडी रोष था यानी नाराजगी थी। कारण क्या था कि बीजेपी में आने या आरएसएस में आने वाले लोगों का व्यथा यही थी कि बीच में आंदोलन बहुत सारे छोड़े जाते थे, जिस वजह से इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब वाजपेयी और उनके जो बड़े भाई थे प्रेम, उन्हें अरेस्ट किया गया 24 दिन के लिए, लेकिन एक तरफ इन्हें बोला गया था कि अरेस्ट जाके क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं जाना, लेकिन देशभक्ति जो थी वो दिल में थी और किसी दबाव में नहीं, लेकिन इन्होंने पूरा इसका समर्थन किया। इन्हें 24 दिन के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम पर अरेस्ट किया गया क्योंकि ये अखबारों से लेखन से लोगों में जागरूकता फैला रहे थे। इनकी जो रिटर्न स्टेटमेंट थी दैट while he was a part of crowd he did not participate in the militant event at Bateshwar on 27 अगस्त 1942। 27 अगस्त 1942 में कहीं पर मिलिटेंट एक्टिविटी बेसिकली आतंकवादी संगठन का कोई कार्य हुआ जिसमें बोला गया कि ये उसके हिस्से थे, जबकि ये उसके हिस्से नहीं थे। पूरी लाइफ ये जो मिलिटेंट ग्रुप का इन पर आरोप था कि इन्होंने आतंकवाद का कोई ग्रुप ज्वाइन किया और एक्टिविटी करी और विद्रोह किया, क्योंकि आरएसएस के अंदर इनका चेहरा बढ़ रहा था, छवि बढ़ रही थी, तो ये माना जाने लग गया कि भाई ये तो एक तरीके से विद्रोह नहीं, ये बेसिकली आतंक फैलाने आए हैं। और ये जो फॉल्स र्यूमर था, र्यूमर इसलिए क्योंकि विद्रोह के अंदर इनको सुनने वाले जितने लोग थे उनसे ज्यादा सुनने वाले अदर साइड के वे लोग भी थे जो हर परिस्थिति के अंदर, हर परिस्थिति में इनके सामने खड़े रहते थे। तो आगे इनका कार्यकाल क्या हुआ कि 1951 में वाजपेयी साहब जो थे आरएसएस के अंदर दूसरे पद पर आ गए, दीनदयाल उपाध्याय के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू कर दिया और भारतीय जनसंघ की शुरुआत करी। इन्हें अपॉइंट किया गया नेशनल सेक्रेटरी पार्टी का नॉर्दर्न रीजन का, जो कि दिल्ली बेस्ड थी, और इन्होंने उसके बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को फॉलो करना शुरू कर दिया। देखिए एक व्यक्ति जिस तरीके का खुद की मंशा है तो फॉलोवर जो बनेगा उसी प्रकार की व्यथा को ही फॉलो करेगा। इनके अंदर देशभक्ति, तो फॉलो करने के लिए भी वही व्यक्ति जो कि ऑलरेडी आगे बढ़ चुके थे। 1957 के अंदर जनरल इलेक्शन हुए, वाजपेयी ने कंटेस्ट किया लोकसभा इलेक्शन में, उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप के विरोध में मथुरा में इलेक्शन लड़े, वहां से बुरी तरीके से हार गए, लेकिन हारने की जगह जो दूसरी जगह से लड़े थे बलरामपुर से, वहां से इलेक्ट हो गए। इसी बीच में लोकसभा में इनके स्किल्स को देखते हुए नेहरू साहब ने एक पॉइंट साधा
कि एक दिन इनका जो ओरिएशन का स्किल है, बोलने का जो टैलेंट है, इस टैलेंट के आधार पर आने वाले समय में ये व्यक्ति किसी ना किसी दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। ये जो नेहरू साहब थे, इनकी खुद के व्यूज थे जिसके अंदर एक सच्चाई छुपी हुई थी। उन्होंने इनके अंदर टैलेंट देखा। नेहरू साहब के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं है जहां पर लोगों पर आरोप नहीं लगे। आरोप लगाना तो विद्रोह या विरोध का काम है, प्रूव कितना होता है ये सबसे बड़ी बात है। वाजपेयी के जो स्किल्स थे बोलने के टैलेंट के, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक एलोक्वेंट डिफेंडर थे जनसंघ की पॉलिसीज के। जैसे इंडिया में एलोक्वेंट का मतलब होता है जिसको पूरी चीजों का ज्ञान हो और अपनी प्रजा को, अपने आप को प्रेजेंट करने के स्किल्स हो, इतना अच्छा ओरेटर होना यानी बोलने का टैलेंट होना। दीनदयाल उपाध्याय जी की डेथ के बाद इनके हाथ में पूरी की पूरी जनसंघ की लीडरशिप आई। इसके बाद इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया 1968 में जनसंघ का, कि भाई अब यही इस पार्टी को संभालेंगे। और नानाजी देशमुख, बालराज और LK अडवाणी भी इनको ज्वाइन कर चुके थे। दोस्तों, जैसे जैसे पार्टी उठ रही थी, पार्टी के नए चेहरे भी जोर पकड़ रहे थे कि भाई हम भी आगे आगे इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और हो सकता है कि इलेक्शन जीतने के बाद अपने आप को एक तरीके से नेता और नेता के बाद शासक के रूप में प्रेजेंट करे। हर एक नेता की एक होड़ थी, इसीलिए हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को दर्शा रहा था, आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 125 करोड़ की आबादी जैसे अब है, तो जाहिर सी बात है उस समय भी अगर आबादी आधी भी होगी देश की, तो अगर आधी आबादी भी होगी उदाहरण के तौर पर, तो उन आबादी के लोगों की जो मानसिकता है वो सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। आपको सबको खुश करना है, सबके साथ जुड़ना है और अपने दामन पे जो लगे दाग हैं उनको भी छुपाना है या फिर मिटाना है। इस चीज को सभी ने ध्यान देना है। लेकिन इन पर जो ठप्पा लग गया था आरएसएस का, और आरएसएस के लिए एक ही बात बोली जाती थी कि नेशनलिस्ट हैं और एक्सट्रीम नेशनलिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे। लेकिन हिंदुत्व के अलावा देश में और भी संप्रदाय थे और भी धर्म थे जिनको बराबर की वैल्यू दी जानी काफी आवश्यक थी। अब बात आती है, बीच में इनके कार्यकाल कुछ नॉर्मली ऐसे ही पार्टी के उत्थान में लगे रहे तो आगे अब समय जो था वो था जनता पार्टी का बनना बीजेपी के अंदर। तो बीजेपी जो वाजपेयी थे अरेस्ट किए गए, इंटरनेशनल जो इमरजेंसी इंपोज की गई थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। जो इमरजेंसी थी, इस इमरजेंसी के अंदर जो था विद्रोह में जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उनको, प्लस धीरे धीरे विरोध में जो पार्टियां पनप रही थी, छोटी मोटी पार्टियां थी, उनको दोनों को पकड़ पकड़ कर काफी बड़े तौर पर उठाकर जेल में फेंका जा रहा था और इस तरीके से जेल में ठूसा जा रहा था जैसे गाजर मूली भरी जाती हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं थी। इमरजेंसी के आधार पर यह बोला जा रहा था कि इस समय देश को इमरजेंसी की आवश्यकता है और इन लोगों को अंदर जाने की। हालांकि वाजपेयी को बेंगलोर के अंदर फिर तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद इन्हें हॉस्पिटल में मूव कर दिया गया। इनकी तबीयत खराब हो गई थी काफी ज्यादा। अब समय बदला तो इलेक्शन का समय आया और कॉलिजन पार्टी के आधार पर, जिसमें बीजेएस जो पार्टी है वो भी मिली, जिससे जनता पार्टी बनी और इलेक्शन 1947 में जीती। मोरारजी देसाई साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। वाजपेयी साहब को उस समय में एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर रखा और फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। फॉरेन मिनिस्टर बनाने के बाद इन्होंने पहली बार जो स्पीच दी थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर जनरल असेंबली में, वो हिंदी में दी थी। हिंदी में देने का मतलब था अपने देश को रिप्रेजेंट करने का पहला व्यक्ति था जिसने वहां पर जाकर अपनी भाषा को नहीं बदला विदेशों के अनुसार, खुद को नहीं बदला और अपने टैलेंट को इंप्रूव किया। आती थी अंग्रेजी लेकिन फिर भी हिंदी में खुद को रिप्रेजेंट किया। जब ये फॉरेन मिनिस्टर बने तो फॉरेन मिनिस्टर के बाद इन्होंने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि देश की असली डिमांड क्या है। भाई देश
की उस समय में डिमांड ये थी कि गरीबी और भुखमरी के अंदर देश चल रहा था, और जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और जो अलग अलग लोग थे, उन्होंने काफी कोशिशें करी कि देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को उठाने का प्रयास किया जाए, जिसके अंदर पुरजोर ताकत लगाई। शायद यही कारण है कि जब बीजेपी या फिर इस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया, उन्होंने पूरी ताकत लगाकर ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, उनको उठाने का काम किया, उनकी डेवलपमेंट का काम किया ताकि इकोनॉमी बढ़े। लेकिन हुआ क्या कि आज के दिन भी जो विरोधी पक्ष है वो इन्हें सूट बूट की सरकार कहता है। सूट बूट की सरकार का मतलब सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों के लिए कुछ नहीं करती। ऐसा देखिए, कोई भी नेता की छवि तब बिगाड़ने की कोशिश की जाती है जब लोगों के सामने वो काफी पॉपुलर होने लग जाता है। 1979 के अंदर और वाजपेयी ने दोनों ही, देसाई साहब ने, मोरारजी देसाई और वाजपेयी ने दोनों ही रिजाइन कर चुके थे। कारण बहुत सिंपल था कि जितनी भी पार्टियों ने सपोर्ट किया था, उन्होंने अपना सपोर्ट हटा दिया। सपोर्ट हटाने से साधारण सी बात है कि सपोर्ट हटा, पार्टी गिर गई। सपोर्ट हटते ही पार्टी गिर गई क्योंकि इनकी खुद की जो पार्टी का दम था वो इतना ज्यादा नहीं था। और पार्टी के लिए आप भी जानते हैं कि इलेक्शन में जीतने के लिए आपके पास में बहुमत साबित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि नहीं हो पाया। रिजाइन करना पड़ा। रिजाइन करने के बाद बात यहां पर समाप्त हो गई, और समाप्त होने के बाद एक चीज और समझ में आ गई कि अलग अलग पार्टियों को मिलाने की जगह एक पार्टी बनेगी, और वो बनेगी भारतीय जनता पार्टी। 1980 में 1980 के अंदर डिसीजन लिया गया कि अब अपनी अलग पार्टी बनानी है, जिसमें अध्यक्षता बनाई गई वाजपेयी साहब की कि अब जो भी कार्यभार है आप संभालेंगे। क्योंकि एक चेहरा, जैसे हर पार्टी में, जैसे हमारे जो इस समय कांग्रेस की बात करें तो किसी समय में राजीव गांधी एक उभरता हुआ चेहरा था। उससे पहले अगर बात करें तो इंदिरा गांधी की तो बात ही निराली है, उस जैसा तो काम किसी ने करके ही नहीं दिखाया। तो इस प्रकार से बीजेपी के अंदर भी जो था, अटल बिहारी का चेहरा काफी बढ़ रहा था, पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। 84 में इलेक्शन होने थे, और इलेक्शन के अंदर क्या हुआ, 84 में इलेक्शन होने थे और अलग अलग लोग आपस में लड़ने लग गए बीजेपी पार्टी में कि हम ये स्थान प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये स्थान। और उधर से 84 के दंगों में सिखों को बेसिकली एसेसिनेशन हुआ। कारण क्या था? कारण साधारण था कि इंदिरा गांधी जी के साथ में आप जानते होंगे कि उनके बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी। तो हत्या करी तो इधर से इंदिरा गांधी का मारा जाना, लोगों की पूरी सिंपैथी चली जाना, और सिंपैथी जाने से बहुत नुकसान हुआ। लोगों का पूरा ध्यान जो था, पूरा ध्यान इंदिरा गांधी के एसेसिनेशन से, लोगों की जो बेसिकली आइडियोलॉजी थी, सपोर्ट थी, वो सारी की सारी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गई। अब जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुई तो इधर से जो वाजपेयी साहब थे, ये सिंधिया साहब से हार चुके थे। इधर से बीजेपी जो थी, मॉडरेट जो थी, हिंदू नेशनलिस्ट की खिताब पाने लग गई थी। हिंदू नेशनलिस्ट का मतलब ये था कि सिर्फ हिंदुओं के लिए सोचना है। जैसे आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने बाल ठाकरे साहब के बारे में पूरी जीवनी लिखी थी, तो बाल ठाकरे साहब की जो नेशनलिज्म था, वो नेशनलिज्म था सबसे पहले हिंदुइज्म के लिए, और उससे पहले मराठी मानुष के लिए, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए था। तो ये जब एक्सट्रीम लेवल बन जाता है ना, तो धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं गुंडागर्दी, नेगेटिव व्यू, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश, जबरदस्ती इसमें एक नेगेटिव छवि बनने लग जाती है। हुआ क्या? इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई और बीजेपी को सिर्फ मिली 2 सीटें पार्लियामेंट के अंदर। जिस बार जितनी बुरी हार हुई, उस परिस्थिति के अंदर एल.के. अडवाणी साहब अंदर से दबाव दे रहे थे, अपनी परिस्थितियां चलाने की कोशिश कर रहे थे, और इनमें पार्टी के अंदर ही खुद का डिस्प्यूट था और प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। और असली बात यह भी थी कि एक नई पार्टी को पूरे नेशन वाइड में कैसे चलाया जाए, असलियत में इन्हें पूरी पार्टी को आता ही नहीं था। तो प्रॉब्लम्स बढ़ी और सिर्फ 2 सीटें मिली। 2 सीटें मिली, इन्होंने सोच लिया कि भाई मेरे रहते हुए ये सारी की सारी हार हुई है, और हार होने के बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई रिजाइन करना है, और शायद कर भी दिया था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें फिर इलेक्ट किया गया
रिक्वेस्ट की गई, रोका गया, रोकने के बाद इन्हें राज्यसभा में इलेक्ट किया गया और इन्होंने पूरी बीजेपी को फिर दोबारा से गांठने का काम करना शुरू कर दिया। देखिए, काम नहीं रुका, हार नहीं मानी, समझ में आ रहा था कमियां क्या है और कमियों से सीखने का प्रयास चल रहा था और तेजी से चल रहा था। इस बीच में 1986 के अंदर एलके अडवाणी को ऑफिस में बीजेपी का एकदम प्रेसिडेंट बना दिया। सब जो लोग थे वो बढ़ाने लग गए। एक तरफ आधी पार्टी एलके अडवाणी को बढ़ा रही थी और एक पार्टी जो थी इसको वाजपेयी को बढ़ा रही थी। एलके अडवाणी साहब ने इस पूरी की पूरी परिस्थिति को सुधारने के लिए अलग अलग जो मुस्लिम थे उनकी मजारों पे जाके मत्थे टेकने स्टार्ट कर दिए ताकि मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जा सके। लेकिन इस बात से जो मेन संगठन जो था, जैसे कि शिवसेना का हो गया, हिंदुत्व का हो गया, इसके बाद आरएसएस का हो गया, वो इनसे खार खा गए कि तुमने तो पूरा प्रोपेगेंडा ही चेंज कर दिया। इस परिस्थिति में एलके अडवाणी की छवि जो थी और पीछे की जो सपोर्ट थी वो होने लग गई कम। अब क्या हुआ कि जब बीजेपी रिटर्न हुई अंडर हिम, बीजेपी दोबारा रिकवर हुई, हिंदू नेशनलिज्म बढ़ने लगा। इस बीच में इनको मुद्दा मिला राम जन्मभूमि मंदिर मूवमेंट का। इसमें जो हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसमें क्या हुआ कि दंगइयों की वजह से आगे बढ़े और दंगे बढ़ के। अब इसमें क्या हुआ, पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। राम जन्मभूमि का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यहां पर टेंपल बनाने के लिए, हिंदू भगवान में राम मंदिर बनाने के लिए काफी पुरजोर ताकत लगाई गई। इस ताकत के अंदर बीजेपी ने 86 सीट जीती लोकसभा में, यानी कि एक तरफ 2 सीटें थी, धीरे धीरे सीटें बढ़ी और हिंदू वोट बैंक को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उस समय में समझ चुके थे कि क्या कमियां हैं, क्यों अपना हिंदू नाराज हो रहा है, तो इन्होंने बेसिकली आपस के भेदभाव को खत्म किया। खत्म करने के बाद और पार्टी को उठाया और 86 सीटें लेकर आए। 1989 का जो जनरल इलेक्शन था, इसमें विश्व हिंदू परिषद वालों ने भी काफी सपोर्ट किया और सरकार बनी वीपी सिंह की। 1992 के अंदर फिर रिलीजियन वॉलंटियर्स जो थे वो बढ़ने लगे। बीजेपी और आरएसएस जो बेसिकली थे, इन्होंने क्या किया, मस्जिद को उड़ा दिया। बिना मतलब के गए और बाबरी मस्जिद का मुद्दा उड़ा दिया। अब ऐसा बोला जाता है कि बीजेपी ने उड़ाया, ऐसा बोला जाता है कि वीएचपी ने या आरएसएस ने उड़ाया, और उड़ाया है तो इस बात के अगर प्रूफ है तो जाहिर सी बात है इससे इनकी छवि और बिगड़ी। लेकिन अब जो था धीरे धीरे 2 प्रकार का वोट बैंक बढ़ रहा था। एक बढ़ रहा था स्पेशल हिंदुओं का, जहां हिंदू नेशनलिस्ट की मानसिकता थी और थी भी उस समय में। दूसरी तरफ विद्रोह बढ़ रहा था जो एंटी थे और इस सोच के खिलाफ थे कि खाली ऐसे देश नहीं चल सकता। इस परिस्थिति के अंदर जो बीजेपी की जो बेसिकली नाव थी वो बेचारी उछल कूद खा रही थी, कभी डूब रही थी, कभी तैर रही थी, कोई स्टेटस नहीं था। अब क्या हुआ, इन्हें सर्व किया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर, जिसमें काफी सारी टर्म्स थी। बलरामपुर में 1957 से 62 इन्होंने सर्व किया, फिर से बलरामपुर के अंदर 67 से 71 तक, ग्वालियर में 71 से 77 तक और इसके बाद 77 से 74 तक, और फाइनली इन्होंने 1991 में लखनऊ से खुद को आगे बढ़ाया और 2009 तक उधर खुद के साथ जुड़े रहे। जहां जहां पर इनकी साख थी वहां वहां इन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटाया और अपनी वोट बैंक के साथ साथ छवि को सुधारा। अब परिस्थिति आई इनके प्राइम मिनिस्टर की, और जाहिर सी बात है इन्होंने 3 बार प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ली। पहली 13 दिन से 16 दिन की सरकार बनी, दूसरी बार 13 महीने की सरकार बनी, तो ये दोनों टर्म समझिएगा। अब क्या हुआ, बीजेपी जो थी कॉन्फ्रेंस मुंबई नवंबर के अंदर 1995 में, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे अडवाणी साहब, अब वो समझ चुके थे कि उनकी बात तो खराब होने वाली है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अडवाणी डिक्लेयर वाजपेयी कि पार्टी का जो भी सेक्शन बनेगा प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए, उसका जो इलेक्शन होगा वो वाजपेयी ही बनेगा। वाजपेयी जो थे इस बात के अनाउंसमेंट से खुश नहीं थे कि भाई उनको क्यों बनाया जा रहा है, एलके अडवाणी को बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हिडन जो पीछे की सपोर्ट थी आरएसएस और वीएचपी या जो शिवसेना थी वो सपोर्ट कर रही थी इसको, आपके वाजपेयी साहब को, और इनके टैलेंट को देखते हुए, इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इन्हें आगे बढ़ाया गया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी ये पूरी की पूरी 96 के अंदर। 96 के अंदर मात्र एक छोटे समय के अंदर कांग्रेस के सामने लाकर खड़ी होने वाली अकेली एक ऐसी नेशनल पार्टी। और देख लीजिए
इसके अलावा इतने बड़े लेवल पर और कोई पार्टी है भी नहीं कांग्रेस के अलावा। कांग्रेस उस समय से देश में थी जब देश को आजादी नहीं मिली, और इन्होंने बहुत छोटे समय के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली। पॉपुलैरिटी गेन करी, धीरे धीरे लोगों के से मिलना जुलना शुरू किया, रिलीजियस का पोलराइजेशन किया और डेमोलिश कर दी जो बाबरी मस्जिद। इस परिस्थिति में सुधार आया। इंडियन प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा ने इनवाइट किया बीजेपी को, वाजपेयी को गवर्नमेंट में। वाजपेयी ने 10वें प्राइम मिनिस्टर के आधार पर वादे किए, कसम ली और सब सत्ता संभाली। लेकिन ये पूरे इंडिया के इतिहास की सबसे छोटी गवर्नमेंट बनी, छोटे समय के कार्यकाल के लिए बनी। मेजॉरिटी जो थी अमंग लोकसभा फेल हो गई, खरीद फरोख्त शुरू हो गई, विरोधी पक्ष खरीदने लगे बंदों को और अपना अविश्वास पत्र जाहिर कर दिया। अविश्वास पत्र जाहिर किया तो उस समय के अंदर किरकिरी हुई समाज के अंदर, उस समय के अंदर किरकिरी हुई। और उनकी एक लाइन याद है कि माना आज हमारे देश में हमारी संख्या बहुत कम है, लेकिन एक दिन आएगा और बीजेपी की जो साख है इतनी मजबूत होगी कि विद्रोहियों को, विरोधियों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा। और यही आज के दिन प्रूव हुआ। जब इलेक्शन मोदी आया तो इन्होंने पूरा विरोध पक्ष, अपोजिशन पार्टी ही खत्म कर दी और इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जो उस साधु के कहे हुए शब्द थे वो पूरे हो गए। चाहे रास्ते कोई भी हो, अच्छे या बुरे, वो आप डिसाइड कीजिए, लेकिन 13 दिन के अंदर सरकार गिरी, इन पर हंसा गया था। और इन्होंने कहावत या कविता के अंदर ये लाइन बोली थी कि कम जरूर है, हंस रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा यही पार्टी उठेगी और सबसे आगे बढ़कर दिखाएगी। कोई बात नहीं जी, फिर दोबारा से पार्टी गिर गई। सेकंड टर्म आया 1998 के अंदर। 1999 के अंदर जो दो यूनाइटेड फ्रंट थे गवर्नमेंट के, उस समय के अंदर लोकसभा डिसॉल्व हुई, फ्रेश इलेक्शन फिर से हुए, इलेक्शन हुए फिर से बीजेपी और नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोग बढ़ते जा रहे थे। और इसे जब पार्टी के अंदर लोग बढ़ रहे थे तो बीजेपी बन गई थी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसके आधार पर फिर से इन्होंने क्या ली, फिर से शपथ ग्रहण करी। शपथ ग्रहण करी तो शपथ ग्रहण करने के अंदर अब इस बीच के अंदर इन पर इल्जाम लगे। इस बार लोगों ने समर्थन खींचा नहीं, इल्जाम लगे और कॉलिजन जो था बहुत मुश्किल था। एक तरफ शिवसेना जो थी अपनी मनमानी और अपनी आइडियोलॉजी चलाने की कोशिश में थी, अपनी हार्ड लाइन आइडियोलॉजी थी कि नहीं हमारे अनुसार। दूसरी तरफ आरएसएस जो थी वो अपने अनुसार चलाना चाहती थी। आपस में इस तरीके की परिस्थितियों में दोनों को संभाल पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि शिवसेना बहुत बड़े लेवल पर चल रही थी, आरएसएस जो थी उसकी भी जड़ें मजबूत होती जा रही थी, इन दोनों की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और बीजेपी को इन दोनों को संभाल पाना मुश्किल था। 13 महीने के अंदर फिर से सरकार गिरी, और सरकार गिरी जब ऑल इंडिया अन द्रविड़ा मुनेत्रा जो ये दल था AIA DMK, जिसमें जयललिता ने सपोर्ट खींच लिया इनके आपस के विवाद को देखते हुए, और विवाद को खींचा, देखा और जाकर क्या हुआ, हटा दिया सेक्शन, अपना सपोर्ट हटा दिया जयललिता ने। जयललिता का सपोर्ट उस समय में जयललिता की पार्टी अपने राज्य से बहुत मजबूती से लड़ रही थी और जीती हुई थी, काफी सपोर्ट थी। तो क्या हुआ, एक तरफ जयललिता ने अपना सपोर्ट खींचा, दूसरी तरफ पार्टी गिर गई 13 महीने के अंदर अंदर। 13 महीने के अंदर गिरी, लेकिन इस दौरान बीजेपी को समझ में आ चुका था कि करना क्या है। इस करने की क्या बात में इन्होंने धड़ाधड़ मेहनत करी। अब इधर देखिए, इधर बीजेपी की सरकार 1999 में गिरी और यहां पर इन्होंने पूरी मेहनत करके ये देख लिया कि बातों से काम नहीं चलेगा, चाहे समय कम है लेकिन करके दिखाना है। इस बीच में पूरा विश्व जो था निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़ रहा था और किसी भी देश को बेसिकली कोई भी हथियार जो थे, एटॉमिक बम थे, बनाने की आजादी नहीं थी। लेकिन इन्होंने सारी बातों की परवाह छोड़ते हुए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का दबाव ध्यान ना देते हुए, पोखरण के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट के तैयारी कर ली। पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट जो था खूब तैयार किया और उसके बाद अपने आप को न्यूक्लियर
पावर के रूप में सामने लेकर आए, न्यूक्लियर पावर के रूप में सामने लाए। और पावर के रूप में जब सामने लाए तो विदेशों में इनकी छवि बढ़ी और लोगों को मानना पड़ा कि कोई बात नहीं, इन्होंने ताकत के दम पर, जिद पर इन्होंने इसको तैयार किया, बॉर्डर सशक्त किए। इस 13 महीने के अंदर जैसे ही आए इन्होंने एक बात समझ ली, भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, चाहे वो विदेशों से संबंध हो, चाहे देश के अंदर सुधार कार्य हो। इन्होंने लाहौर समिट किया। लाहौर समिट के अंदर जो बेसिकली लड़ाई हुई थी उसके अंदर वाजपेयी साहब ने सोचा क्यों ना आस पड़ोस से संबंध बढ़ाकर इकोनॉमी को डेवलप करने का प्रयास किया जाए, ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जाए, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को खत्म किया जाए। इस बीच में अधिवेशन बुलाए गए, काफी कोशिश करी गई, लेकिन जो उस तरफ के नेता थे और पाकिस्तान जो बेसिकली था, जाहिर सी बात है उस समय में इनके खुद के मंत्रियों की कम और आतंकवादी संगठनों की ताकत ज्यादा होती थी। तो न्यूक्लियर टेस्ट जब इंडिया ने बनाया तो पाकिस्तान को डर लगने लग गया, क्योंकि हिंदुस्तान वैसे भी इनसे युद्ध जीत चुका था। तो उस परिस्थिति के अंदर पाकिस्तान ने बहुत तेजी से अपने आप को भी क्या कर दिया, न्यूक्लियर वेपन घोषित कर दिया कि भाई हमारे पास भी है, और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कोशिश करी पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार करने की, संबंध नहीं सुधरे बल्कि कारगिल वॉर छिड़ गया, लड़ाई छिड़ गई। कुछ आतंकवादी संगठन पहाड़ों से छुपकर विरोध करने लगे, गोलियां चलाने लगे, छुपकर गोलियां तो क्या चली, भारतीय सेना को चैलेंज कर पाना बहुत मुश्किल था उस समय के अंदर। और ये वो वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया था जिसे चाइना ने बहुत आसानी से हरा दिया था। चाइना के विरोध में हिंदुस्तान की सेना बहुत मजबूती से तैयार हो रही थी और इन्होंने झंडा गाड़ा, जीत कर दिखाया, और इंडिया के अंदर इनकी इमेज सुधरती चली गई बीजेपी की। इस बीच में कश्मीरी शेपर्ड्स यानी कि जो बेसिकली गांव वाले हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स को, आर्मी को आइडेंटिफाई किया कि भाई अलग अलग तमगे बिलगे कप जो बेसिकली बैजेस हैं और बैजेस के बाद ड्रेसेस हैं, उनसे देखकर पहचाना गया कि इन्होंने भाई घुसपैठ शुरू कर दिया है बॉर्डर के एरियाज के अंदर। उस परिस्थिति के अंदर जो घुसपैठ थी कारगिल के 2 शहरों में, कारगिल के बेसिकली सेक्शन में हुई और सियाचिन ग्लेशियर्स के अंदर आर्टिलरी एक्सचेंज होनी शुरू हो गई। इंडियन आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया। जैसे सामने से जवाब आए तो इंडियन सेना ने भी पीछे नहीं मुड़कर देखा, खूब ताकत से लड़ाई लड़ी, जिसमें भारत के 500 सैनिक मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन जो गोला बारूद भारतीय सेनाओं ने इन पर बरसाया, जो गोलियां चलाई, 600 से 4600 सैनिक पक्के और जितने आतंकवादी 4000 के आसपास मारे गए। पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए, लड़ाई बढ़ती जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इंडियन गवर्नमेंट पीछे नहीं हट रही थी। तो फिर से सीक्रेट लेटर आया, वाजपेयी साहब ने भेजा, जीत रही थी इंडिया, पीछे नहीं हट रही थी। बिल क्लिंटन को इन्होंने बोला, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बताया कि घुसपैठ की जा रही है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, अगर ये आगे आए तो हम यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन को और इनको पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन रूल नहीं करने देंगे, जीतने नहीं देंगे। कारगिल वॉर के अंदर जैसे ही इंडिया का लेटर गया यूएस पर, यूएस इंडिया जो आर्मी थी बीच में आ गई और आने के तुरंत बाद इन्फिल्ट्रेशन को, जो बेसिकली घुसपैठ थी, उसे खत्म किया गया, जिसमें तुरंत की तुरंत उठाकर सारे आतंकवादी डरकर, कुछ मरकर पीछे हटने शुरू हो गए। इस बीच के अंदर दबाव में स्टेटमेंट आई, वहां के जो बेसिकली आका है उनकी स्टेटमेंट आई, लेकिन स्टेटमेंट के बावजूद कुछ आतंकवादियों ने पीछे हटने से मना कर दिया और लड़ते रहे, लेकिन लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। इससे बीजेपी की इमेज सुधरने लगी। अब जो पॉइंट आया 1999 की 3rd टर्म का, बीच में जाहिर सी बात है 13 महीने की सरकार गिरने लगी और इन्होंने काफी सारे काम किए, जैसे रोड बनवाने का काम किया, रिश्ते सुधारे विदेशों से, ट्रेड सुधारने का काम किया और भी बहुत सारे काम किए। अब 1999 के बाद 2002 की बारी आई
1999 में जो जनरल इलेक्शन था, यहां पर बात हुई कारगिल ऑपरेशन की वजह से बीजेपी के साथ जो एनडीए थी उसे 303 सीटें मिली, जिसमें से 543 सीटों में से, और बहुत आरामदायक सेना जो अपनी पार्टी थी वो बना गए, पार्टी बना गए। इस बीच के अंदर भारत की एयरलाइन फ्लाइट जो थी IC 814 काठमांडू से उड़ी और उड़ने के बाद तालिबान में जाकर घुस गई, जो अफगानिस्तान का सेक्शन बन रहा था, जो रूल किया जा रहा था। हाईजैकर वहां जाकर मसूद अजहर जो एक आतंकवादी था उसकी रिहाई की डिमांड करने लग गए। यह एक ऐसा मौका था, तब इन्हें पता चला अपनी सिक्योरिटी को लेकर कि देश में कहां पर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। इन्होंने क्या किया, फ्लाइट को हाईजैक किया और हाईजैक करके विदेश ले गए, और भारत की सिक्योरिटी पर सवाल उठने लग गए कि इंडियन की फ्लाइट्स या इंडियन फ्लाइट्स कितनी सेफ हैं। हाईजैकर्स में भारत ने सोचा कि अफगानिस्तान के साथ संबंध अच्छे हैं, अफगानिस्तान हमें आर्मी जो थी सपोर्ट करेगी, लेकिन हुआ क्या, अफगानिस्तान आर्मी ने सपोर्ट करने की जगह तालिबानी आतंकवादियों का सपोर्ट किया, और जो भारत की आर्मी जब पहुंची उनका सामना करने के लिए, तो उन्हें हथियार चलाने की आजादी नहीं दी, उन्हें लड़ने की बिल्कुल भी आजादी नहीं थी। तो परेशानियां और बढ़ी और मुसीबत बढ़ी, इससे किरकिरी हुई, बेइज्जती हुई। 1999 के बाद सन 2000 का टाइम आया, बिल क्लिंटन को बुलाया गया इंडिया में, और 22 साल बाद कोई अमेरिकन जिमी कार्टर के बाद इंडिया आया था, और इंडिया आने के बाद काफी सारी परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करी, जिसमें अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाए, ट्रेड बढ़ाए, यानी कि जो इकोनॉमिक टाइप थे वो जोड़ने शुरू कर दिए। इकोनॉमिक टाइप इसलिए भी बढ़े क्योंकि चाइना ने कहीं ना कहीं पर रशिया के साथ संबंध स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, और इंडिया के सामने चाइना जो था एक पावर के रूप में बढ़ रहा था, और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बढ़े, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इनकी जो एक नीति है ना, कौन सी नीति है, जिसके अंदर कम्युनिस्टों को फॉलो नहीं करना है इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, भारत के साथ संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे काफी सारे इंप्रूवमेंट्स भी किए गए, जिसमें वहां जाकर अमेरिका ने जो इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, रिप्रेजेंटेशन है, उसकी भी काफी ज्यादा तारीफ करी। ये बिल क्लिंटन साहब के वर्ड से वाजपेयी साहब के बारे में, जिसमें सुधार आया, समय बदला। समय बदलने के बाद अब प्रॉब्लम आने लगी। बीजेपी एक तरफ से देश को उठाने का काम कर रही थी, दूसरी तरफ से जो कॉलिजन गवर्नमेंट के अंडर जो बीजेपी थी वो अपने प्रोफाइल को बढ़ा रही थी। उनका एक मुद्दा था, ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा कि बीजेपी के साथ आरएसएस के जुड़ने का पर्पस था राम जन्मभूमि को बढ़ाना, कि भाई राम जन्मभूमि इज द मेन, जो भी है सबसे पहले इसको उठाना है। फिर दूसरी परिस्थिति क्या मानी जा रही थी कि राम जन्मभूमि के साथ साथ आर्टिकल 370 में कश्मीर को जो स्पेशल स्टेट का स्टेटस है वो हटाना था, और पूरे देश में यूनियन सिविल कोड लाना था। ये एक सबसे बड़ी परिस्थिति बन गई। अब बीजेपी को एक बात समझ में आ गई कि अगर इस बार आरएसएस ने और इन सब ने मेरा साथ छोड़ दिया तो फिर से पार्टी खत्म है। लेकिन इन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए तरक्की की राह नहीं छोड़ी गई, और एक तरफ जो था पोलराइजेशन होने लग गया था, ताकत जो थी हिंदुत्व की तरफ बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, दूसरी तरफ देश की डेवलपमेंट के बिना इलेक्शन जीत पाना और आगे पॉसिबल था नहीं। हुआ क्या, 2000 के अंदर रिपोर्ट आई कि आरएसएस और सब जो बीजेपी के हार्ड लाइनर्स हैं वो रीस्टार्ट कर चुके थे धमकी देना कि भाई हम अपना संगठन खींच लेंगे। एक तरफ बाबरी मस्जिद का मुद्दा बढ़ रहा था, दूसरी तरफ मुरली मनोहर जोशी की जो सरकार थी वो गिरने की परिस्थिति में थी, और जो था दिक्कतें बढ़ने लग गई। इस परिस्थिति के अंदर ये जो इंसिडेंट था दोस्तों, ये बात ध्यान दीजिएगा, इसी इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए जो प्रेजेंट मौजूदा गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है किसी भी प्रकार से ये जो संघ का सपोर्ट है ये ना खोए, और जब जब संघ का सपोर्ट खोया, आपस में डिस्प्यूट हुए, पार्टी ने दम तोड़ा। अब क्या हुआ, वाजपेयी साहब की ऐसे ही बुश साहब से भी मीटिंग हुई व्हाइट हाउस के अंदर 2001 के अंदर, जहां पर फिर से ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश की गई, आगे बढ़ाने के बातें आई, लेकिन ये सारी परिस्थितियां एक इंसिडेंट से ढक गई। सारी बातचीत, एक तरफ जो था अटल बिहारी साहब की गवर्नमेंट मेहनत कर रही थी, दूसरी तरफ इन पर जो लांछन थे वो लगने शुरू हो गए।
कैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट से मीटिंग हुई, इधर से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट के आसार दिखाई दिए, बीच में इनकी तबीयत खराब हुई और इन्हें कैनेडी हॉस्पिटल मुंबई के अंदर भर्ती करा दिया गया। इनके जो पैर थे, पैरों में जो लिगामेंट्स की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा थी, वजन बढ़ रहा था और पैरों की नसें कमजोर होती जा रही थी। इस बीच के अंदर मार्च 2001 के अंदर तहलका कांड हुआ। असल में तहलका कांड क्या था? एक स्टिंग ऑपरेशन था, जिस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर जो नेता लोग थे, यानी बीजेपी के जो नेता लोग थे, इनके सामने जर्नलिस्ट गए एजेंट बनकर, बिजनेसमैन बनकर, और बिजनेसमैन बनकर जब गए तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि उस समय में ये सूट बूट की सरकार कही जाने लग गई थी, क्योंकि इकोनॉमी को डेवलप करने की तैयारी थी, तो उस परिस्थिति में इन्होंने क्या किया कि रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, बात इधर से बिगड़नी शुरू हुई। बात बिगड़ गई। दूसरी तरफ जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि ये स्कैंडल सामने आ गया, बराक मिसाइल स्कैंडल, और लांछन लगने लगे कि इसने सोल्जर्स को मरवाया गया, चाहते तो ये लड़ाई रोक सकते थे। जाहिर सी बात है, जनता के दिल में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और लड़ाई से बचते हैं। वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि आतंकवादी जब बढ़ते हैं तो देश की सीमा क्रॉस होती है, लेकिन दबाव बढ़ने लगा। फिर से वाजपेयी ने कोशिश करी कि दोबारा से कश्मीर मुद्दे पर एक समिट किया जाए, ज्वाइंट समिट हो, और दोनों देशों के प्रेसिडेंट मिलकर, प्राइम मिनिस्टर मिलकर इस डिस्प्यूट को सुलझाएं। इस बीच में जो अपने पाकिस्तान के पावर में थे परवेज मुशर्रफ साहब आए, दिल्ली घूम कर गए, आगरा घूमे, घूम फिर कर किसी भी प्रकार से इस कश्मीर मुद्दे के इशू को सुलझाने की जगह कोई जवाब ही नहीं दिया और वहां जाकर मुकर गए कि हम इस पर राजी नहीं है। यहां से इनकी जो पॉलिसी थी वो डिस्ट्रॉय होने लगी और एक इमेज बनने लगे कि विदेशियों को बुलाते हैं लेकिन उनसे कोई पॉलिसी या डील फाइनल नहीं हो पाती। इसी बीच के अंदर 2001 के अंदर पार्लियामेंट में कुछ आतंकवादी घुस जाते हैं, फेक आईडी बनाकर काफी सारे भारतीय सैनिकों को भी मार देते हैं, और सैनिकों को मारने के बाद में क्या होता है, सैनिकों को मार देते हैं, जिस परिस्थिति के अंदर इंडिया को समझ में आने लग जाता है कि भारत इंटरनली स्ट्रांग ज्यादा होने के साथ साथ बॉर्डर पे भी स्ट्रांग होना जरूरी है, नहीं तो इंडिया के अंदर ऐसे तो आप संसद तक में घुस गए तो आगे तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। और दोस्तों असली बात यह भी है कि उस समय के अंदर इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था कि सारे आतंकवादी गठनों को रोक सके। ये तो आपकी 2014 के अंदर जब बीजेपी के साथ मोदी गवर्नमेंट आई तो बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरी ताकत लगाकर बॉर्डर्स पर इतनी रोड्स बना दी, इतनी ज्यादा रोड बना दी, नेशनल हाईवेज बना दिए कि पूरी तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी। नहीं तो देश में संसद तक आपके आतंकवादी घुस गए। सैकड़ों ऐसे बंबई धमाके हुए जिसके अंदर लोगों की लाशें ढूंढना, पहचान पाना बहुत मुश्किल था। 13 दिसंबर का सीन है, मास्क पहन कर आए और लोगों ने क्या किया, धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दिया। हालांकि आतंकवादियों को मार दिया गया और इस पर वाजपेयी सरकार भड़क गई और 5 लाख से 7.5 लाख सोल्जर बॉर्डर पर खड़े कर दिए, और बॉर्डर पर खड़े करने के बाद लड़ाई का डंका बजा दिया कि भाई अब आर पार की लड़ाई होगी। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हार के जख्म उसके दिल पर भी थे कि जितनी बार लड़ा उतनी बार हारा, तो उसने भी अपने ट्रूप्स को भेजना शुरू कर दिया। दोनों तरफ न्यूक्लियर मिसाइल से देशों को उड़ाने की बातें चलने लग गई। इस बीच में फिर से वर्ल्ड की इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स फोकस करने लगे और समझने लग गए कि अगर लड़ाई बढ़ी तो इंडिया की सपोर्ट में रशिया खड़ा होगा और पाकिस्तान की सपोर्ट में इस प्रकार से अलग अलग देश खड़े होंगे, लड़ाई बढ़ जाएगी और दिक्कतें सामने आ जाएंगी और वर्ल्ड वॉर के रूप में सामने परिस्थिति आ जाएगी। और पूरा का पूरा वर्ल्ड अभी जो था सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वॉर की परिस्थिति या बीमारी से ही नहीं उभर पाया था कि इस समय जाकर ये सीधा कैसे लड़ पाते। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लड़ाई को शांत कराया गया और अक्टूबर 2002 को फाइनली ट्रूप्स को विड्रॉ करवाया, कम करवाया कि भाई शांति बनाई जाए। इस बात पर अटल बात पर रहे और वाजपेयी साहब ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पास किया, जिसका एम था पूरी तरीके से आतंकवादी धमकियों को, संगठनों को जो इंडिया में हैं या बाहर से आ रहे हैं, उन पर पूरी कड़ी जो बेसिकली
सख्ताई दिखाई जाए और इन्वेस्टिगेशन बनाई जाए ताकि सस्पेक्ट हो उसको पकड़ा जाए और किसी भी प्रकार का ऐसा मिसकंसर्न ना हो जिससे देश को नुकसान हो। उस समय के बाद से दोस्तों इस बेसिकली काल 2001 के बाद से आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए सरकारें मजबूत होने लग गई थी। अब यहां पर समय बदला, ऊपर से फिर से दबाव आया, अयोध्या राम मंदिर बनाओ, बाबरी मस्जिद बनाओ, ऊपर से प्रेशर आता जा रहा था। फिर से एक दबाव था, क्या दबाव था कि पार्टी का साथ छोड़ दिया जाएगा अगर हमें बेसिकली मंदिर नहीं बनाया गया। अब परिस्थिति बढ़ती जा रही थी और सैकड़ों जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं फोर्सफुली घुसते हैं, एक सेरेमनी परफॉर्म करते हैं, कम्युनल दंगे बढ़ाने की बात करते हैं और जाकर प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। देश के सामने इतनी बड़ी परिस्थिति आ जाती है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर जो लेकर इशू था वो जरूरत से ज्यादा विवाद में बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ जो फ्रंट था वो भी अपनी बात पर अड़े हुए थे और लड़ाई समाप्त होने का नाम नहीं था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के काफी सारे लोग जा जाकर मुद्दे को बढ़ा रहे थे। अब इसी बीच के अंदर गुजरात के दंगे हो गए। गुजरात के दंगे आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी की सरकार थी गुजरात के अंदर 2002 में और कुछ हिंदू तीर्थयात्री अयोध्या से वापस आ रहे थे गोधरा, और इस परिस्थिति के अंदर कुछ मुस्लिम रेजिडेंट्स पर बोला कि आपस में झगड़ा हुआ और उन्होंने ट्रेन में आग लगा दी, जिसमें लगभग 59 से 60 लोग जिंदा जला दिए गए। जिंदा जले, बहुत नुकसान हुआ, ट्रेन जली, सरकार तो छोड़ो विश्व हिंदू परिषद भड़क गई और सबसे पहला काम स्ट्राइक करवा दी, हड़ताल करवा दी और बंद का ऐलान कर दिया। दंगे भड़क गए और सैकड़ों लोग मरने शुरू हो गए। कहा जाता है 1000 के आसपास लोग मरे और लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग जो थे वो क्या हुए, रिफ्यूजी कैंप पहुंच गए अपनी जीवन को बचाते हुए। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट पर जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट पे निशाने बढ़ने लगे कि बीजेपी गवर्नमेंट चुप रही, वाजपेयी ने कुछ शोर नहीं किया, सख्त कड़क एक्शन नहीं लिए। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो रिजल्ट लोगों को नहीं पता चला कि 1000 लोग जो मरे और पुलिस ने शूट आउट किया उसमें से 349 हिंदुओं के जो बेसिकली वो लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, शोर मचा रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, उनको गोली से मारा गया था पुलिस के द्वारा। लेकिन ये बात जनता समझ पाती तब तक हाथ से बात निकल चुकी थी। मोदी को वाजपेयी रिमूव करना चाहते थे कि आपने एक्शन तुरंत नहीं लिया, लेकिन इंटरनल दबाव था कि मोदी के ऊपर, और जो गोधरा कांड जो था उससे क्या हुआ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस वायलेंस से इनकी छवि जो थी खतरे में आने लग गई थी वाजपेयी की बहुत ज्यादा। और इन्होंने एक लाइन बोली थी विद्रोह के बाद, डायरेक्टली ये बात करना बंद कर चुके थे, और एक लाइन बोली, क्या बोली कि ये देखिए, ये लाइन बोली कि राजधर्म ज्यादा जरूरी है, राजधर्म ज्यादा जरूरी है, एथिकल गवर्नेंस ज्यादा जरूरी है, नैतिकता ज्यादा जरूरी है, राजधर्म और नैतिकता के बाद अपना धर्म आता है। ये बात याद रखना। इस बात से उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि ना तो वो किसी के आरएसएस के ना वीएचपी के दबाव में आने वाले थे, और वाजपेयी की ऐसी शख्सियत बन गई थी कि उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि नहीं, पहले देश को संभालना जरूरी है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। यहां पर 2002 से 2003 का समय आया। यह एक ऐसा समय था जब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक रास्ता माना गया कि देश को बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था को उठाओ। अर्थव्यवस्था उठ रही थी और यह भी माना जाता है कि इनकी सरकार जाने के बाद 2007 तक भी 7% की ग्रोथ दिखाई दी और हर साल ग्रोथ बढ़ रही थी। विदेशों से पैसा आ रहा था, पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ रहा था, उद्योगपति के साथ साथ उद्योग दोनों उठ रहे थे, नौकरियां बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आने लगा, फसल बढ़िया होने लगी, सभी प्रकार की दवाइयों का निर्माण होने लगा और देश की परिस्थिति बहुत एक्सपैंड होने लगी। चारों तरफ रोड बनने लगे, रोड के साथ साथ सुधार होने लगे। अब
मजदूर संघों का ध्यान दिया जाने लगा और गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम को ध्यान दिया, जिसके अंदर बिजनेस इनिशिएटिव्स लिए गए, इरिगेशन पर ध्यान दिया गया, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए मकान बनाए जाने लगे। बीजेपी जो थी अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ने लगी, मिडिल क्लास को उठाया जाने लगा, जवान लोगों को उकसाया जाने लगा कि जाइए नौकरी कीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। इन सभी चीजों में काफी बढ़ाव आया। इनका इतना पॉजिटिव रुतबा था कि इकोनॉमी तो एक्सपेंड हो ही रही थी, दूसरा इन्हीं की वजह से बीजेपी की साख बनने लग गई थी और लोगों को इन पर भरोसा होने लग गया था कि देश गलत हाथों में नहीं है। इकोनॉमी का बढ़ना, भारतीय मजदूर संघ बढ़ना, किसान संघ बढ़ना और धीरे धीरे संघ परिवार का बढ़ना रिफॉर्म पॉलिसी के अंदर इक्वल स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गई थी और देश का भरोसा जीतने लग गई थी। विदेशों के साथ साथ फॉरेन पॉलिसीज काम आ रही थी। लेकिन मंदिर ना बनना, धारा 370 जो कश्मीर वाला था वो मुद्दा सॉल्व ना होना, सिविल लॉ ना आना, धीरे धीरे इंटरनल विवाद फिर से बढ़ गए, क्योंकि मेन जो मुद्दा था वो मुद्दा था इन्हीं परिस्थितियों का और इन पर लगातार दबाव का। इन्होंने पूरी कोशिश करी विदेशों से अच्छे संबंध बनाए जाए, चाइना के साथ संबंध बनाए, लड़ाई का मुद्दा जो था चाइना के साथ वो समाप्त करने की कोशिश करी गई, जिसमें अक्साई चीन वाले हिस्से में हम फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे, तिब्बत वाले हिस्से में, और तुम सिक्किम वाले हिस्से में, अरुणाचल प्रदेश में तुम नहीं घुसोगे। इस प्रकार की कुछ बॉन्डिंग्स इंप्रूव हुई और चाइना के साथ संबंध अच्छे हुए। पाकिस्तान के साथ काफी कोशिश करी पीस की ट्रीटी बनाने की, लेकिन पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं बने। इसी बीच में श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव के बाद और जो देश थे आजू बाजू के, उन सबसे सुधार कार्य हुए। पॉलिसीज की बात करें तो ये पॉलिसीज इनकी जो थी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नेशनल हाईवेज की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान के बाद रोजगार, एजुकेशन, ये सब चीजों में काफी मेहनत करी। 2004 में फिर से इलेक्शन की बारी आई। पॉलिटिकल डिस्प्यूट इंटरनल बहुत ज्यादा फैल गया, पॉलिटिकल डिस्प्यूट फैलने लगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत खराब होने लगी, एल.के. आडवाणी का जो लालच था सत्ता पाने का या किसी भी नेता का, जाहिर सी बात है, पूरे कार्यकाल के अंदर अपना बढ़ने लगा। 2003 में रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया, एक रिपोर्ट आई थी न्यूज़पेपर के अंदर जिसमें बताया गया था कि अंदर ही अंदर इनमें विवाद चल रहा है कि किसको आगे बढ़ाया जाए, किसको नहीं। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू, उन्होंने सजेस्ट किया कि एडवाणी है उन्हें पार्टी को लीड करना चाहिए, जबकि बाकी जो थे वो वाजपेयी को विकास पुरुष बोलने लग गए तो एडवाणी को लौह पुरुष बोलने लग गए और ये दबाव बनने लगा कि अगर नहीं होता तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा या मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो इस प्रकार की जो आपस की अंदर की वॉर थी वो जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग गई। तो एल.के. आडवाणी का जो मोटिव था वो कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ नजर आ रहा था और अटल बिहारी की सेहत वो उसका साथ छोड़ती ही नजर आ रही थी। एनडीए जो ज्वाइंट बीजेपी के साथ जुड़ने वाली बाकी पार्टियां थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि पावर मिलेगी, 2004 में काम अच्छे हुए हैं। तो अगले 6 महीने के अंदर इन्होंने फिर से अंदर की लड़ाई तो चलती रही, बाकी ग्रोथ पर और अलग अलग इनिशिएटिव्स पे काम करना शुरू कर दिया। अब कहीं ना कहीं बीजेपी की पार्टी का इससे पहले जीत पाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो रही थी। कांग्रेस उस समय में कमजोर हो रही थी और बीजेपी मेहनत कर रही थी, लेकिन एक कार्यकाल बीजेपी ने अभी पूरा किया। पूरा करने के बाद इनमें आपस में सत्ता को लेकर लड़ाई होने लगी, जिस बात को कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छी तरीके से भलीभूत जान चुकी थी। और कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से सोनिया गांधी उस समय में इंडल्ज हुई और सोनिया गांधी ने मेहनत करी पार्टी के साथ। और 2004 का इलेक्शन जिसमें 13वीं बार लोकसभा डिसॉल्व हुई और डिसॉल्व होने के बाद में एक तरफ तो नारा था भारत चमकाओ का, इंप्रूवमेंट का, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अलग अलग क्षेत्रों में काफी अच्छे फैक्टर्स नजर आए, लेकिन पूरी मेहनत करी
जिसमें पूरी मेहनत के बाद अकेले बीजेपी 138 सीट ले गई 543 में, और कांग्रेस लेकर आई थी टोटल 145 सीटें। लगभग 14-15 सीटों का फर्क आया, जिसमें इंडिया में बीजेपी हार गई। क्योंकि उस समय में हर देश, जो हर बंदा कोशिश क्या करता था, संगठन एनडीए यानी कि कॉलिजन गवर्नमेंट। अब इंडिया में बीजेपी का जो हिंदुज्म का जो प्रोपेगेंडा था वो बढ़ रहा था, जिस वजह से अदर पार्टियां जो थी अपने मुद्दे हल होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। और जो एंटी नेशनलिस्ट थे उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा, और जो बेसिकली ओवर नेशनलिस्ट थे उन्होंने बीजेपी का। फायदा नहीं हुआ। क्यों? 138 सीटों के बाद इन्हें संगठन में सपोर्ट मिला और 185 सीट ही जीत पाए, जबकि कांग्रेस की सीटें जो बढ़ती हुई आई वो 220 सीटें आई, और हमारे ये मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बना दिए गए। जब ये भारत के प्रधानमंत्री बना दिए गए तो इनका खुद का कोई पॉलिटिकल ओवर बैकग्राउंड नहीं रहा। इवन दैट कहा जाता है कि ये अपनी सीट से भी हार जाते थे कई बार। लेकिन सबसे बड़ी बात, पूरी की पूरी कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी को बनाया जाता अगर प्रधानमंत्री, तो सोनिया गांधी पर ऑलरेडी जो आरोप लगते थे वो क्या थे कि इनके पास इटली की सिटीजनशिप है, और इटली की सिटीजनशिप है इस वजह से किसी भी व्यक्ति का यदि ओरिजिन बाहर का है, विदेशी है, तो उसे देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को ऐसे व्यक्ति को सीट देनी थी जो व्यक्ति बेसिकली क्या हो, ऐसा व्यक्ति हो जो इंडिया का हो और कांग्रेस के हाथों की कठपुतली यानी पपेट बनकर रहे। तो हर एक नेता उस समय में कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाने का प्रयास कर रहा था और प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा था। खाली एक यही व्यक्ति ऐसा था जो शांति से कांग्रेस के लिए ईमानदारी दर्शा रहा था और बड़े लीडर्स के चेहरों का रूप भी था, तो इन्हें उठाकर प्रधानमंत्री बना दिया गया। इधर से प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया और एक लंबा काल गायब हो गया बीजेपी में पूरा का पूरा, और वाजपेयी साहब की पूरी मेहनत धीरे धीरे खराब होने लगी। अब आ जाता है पोस्ट प्रीमियरशिप। दिसंबर 2005 को वाजपेयी साहब ने अनाउंस कर दिया कि भाई सेहत खराब हो रही है, इन्हें कई प्रकार की समस्याएं होने लगी, और इन्होंने क्या किया कि रिटायरमेंट लेने का डिसीजन ले लिया। और चलती हुई सभा में जब बीजेपी की सिल्वर जुबली चल रही थी, सिल्वर जुबली रैली थी, इन्होंने क्लियर कह दिया शिवाजी पार्क में कि भाई अब से एल.के. अडवाणी और प्रमोद महाजन साहब राम लक्ष्मण का काम करेंगे। जब इन्हें राम लक्ष्मण बोल दिया गया तो वाजपेयी साहब को भीष्म पितामह बोल दिया गया कि तुम घर रहकर भी गाइड करो। और उस परिस्थिति में मनमोहन साहब ने स्पीच में भी इन्हें भीष्मा बोला कि अगर ये व्यक्ति हट जाता है तो अगले लॉन्ग ड्यूरेशन तक कांग्रेस के सामने कोई रोड़ा ही नहीं है, क्योंकि इनके अलावा कोई दम था ही नहीं। इन्हें उठाकर बीच में तबीयत खराब हुई, उठाकर हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया, कई बार हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, और लकीली हर बार इनके साथ नसीब ने भी साथ दिया और पूरी मेहनत डॉक्टरों की थी जिससे ये इंप्रूव करते थे और वापस आ जाते थे। लेकिन समस्या क्या थी, अब उम्र बढ़ चुकी थी, लोगों को पहचानना बंद कर चुके थे, और लोगों को जब पहचानना बंद कर चुके थे तो जाहिर सी बात है पार्टी के लिए और गाइडेंस के लिए अब इनका माइंड एक्टिव नहीं था। अब इनकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो यहां पर ये कुछ पर्सनल लाइफ है। वाजपेयी जो थे बैचलर रहे सारी जिंदगी, और इन्होंने नमिता भट्टाचार्य नाम की लड़की को गोद ले लिया जो कि डॉटर थी उनके एक फ्रेंड की, राजकुमार कौल, और जो उनके पिता थे और ऑब्वियसली क्या थे, प्रोफेसर थे, B.N. कौल। इन्होंने अडॉप्ट किया उस लड़की को, पूरी जिंदगी अपनी उनके साथ बिताई। ये इनकी फैमिली फोटो है जिसमें अटल बिहारी साहब भी साथ में हैं। इनकी फैमिली का ज्यादा बैकग्राउंड नहीं बताया गया, जो कि शुरुआत में माता पिता का ही बात आता है। अब क्योंकि ब्राह्मण थे तो मीट वीट कुछ नहीं खाते थे दोस्तों, सदाचार का जीवन जिया। लेकिन कुछ कहा जाता है कि इन्हें विस्की पीने का शौक हो गया था, विस्की पीने का शौक हो गया था बहुत ज्यादा। लेकिन बाद में इनके बारे में और भी खबरें आई कि अनलाइक ब्राह्मणों की तरह नहीं, ये बाकी चीजों से दूर नहीं हटते थे। जैसे होते थे ना कि भाई जनेऊ पहनना है, साइड हटना है, शुरुआत में इनके बारे में कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे असली चीजें पता चलती थी। बहुत अच्छे पोइट थे, काफी सारी किताबें पब्लिश करी, जिसमें कैदी कविराज एक है ना, कैदी कविराज की
कुंडलियां, इसी में कलेक्शन थी, बहुत सारी पोयम थी। ऐसे ही इन्होंने इमरजेंसी के टाइम पीरियड में अमर आग है ऐसी एक किताब लिखी और बहुत सारी चीजें इन्होंने उसके अंदर बताई कि किस प्रकार से वॉरियर्स ने लड़ाई लड़ी आजादी के लिए और आगे बढ़ने के लिए। समय बीतता चला गया, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक इनका पॉलिटिकल से 2009 के बाद से जब इनकी मृत्यु हुई तब तक इनका पॉलिटिक्स से कनेक्शन लगभग साफ था। 2018 में इनकी मृत्यु हुई है और इस दौरान इनका कनेक्शन जो था बीजेपी से कम होता जा रहा था। मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिल रही थी, लेकिन आप भी जानते हैं कि नेता जिंदा है, एक्टिव है तो नेता है, नहीं तो कोई नहीं। अब यहां पर क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हुई 2009 के अंदर, सेहत खराब होने लगी, लोगों को पहचानना भूल चुके थे, काफी सारी बीमारियों में से जैसे डिमेंटिया, डायबिटीज और भी कई बीमारियां थी। घुटनों का इलाज ऑपरेशन होने के बाद भी रिकवर नहीं हो पा रहे थे। इनको कई बार ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एम्स के अंदर भर्ती कराया गया, लेकिन फाइनली 11 जून 2018 को इन्हें किडनी इन्फेक्शन हुआ जिसमें किडनी फेलियर की बात की गई और 16 अगस्त को 93 साल की उम्र में इन्हें डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया। अब बोला गया था 93 साल की उम्र में इन्हें डेड डिक्लेयर घोषित किया। 17 अगस्त को इन्हें पूरी ईमानदारी के साथ, इज्जत और मान सम्मान के साथ हेडक्वार्टर लाया गया। यहां पर इन्हें ट्रिब्यूट दिए गए, मान सम्मान दिया गया और राजघाट पर इनको दाह संस्कार यानी कि पूरा जो भी क्रिमेशन होता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दिया गया। इस बीच में सभी बड़े दिग्गज नेता जैसे फोटो में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भी बहुत सारे नेता थे और रामनाथ कोविंद साहब को मिलाकर सभी लोगों ने आकर इनको श्रद्धांजलि दी, अपने आप से नमन करा और इसके बाद इनकी अस्थियां वही हरिद्वार के अंदर कॉल जो लड़की थी इनकी जिन्होंने गोद लिया था उसके द्वारा भेजी गई। इसके बाद इनके मरणोपरांत दोस्तों अकेला एक ऐसा नेता था जिसके मरने के बाद में एक नहीं 27 देशों ने दुख और श्रद्धांजलि दी। इनके मरने के बाद 27 देशों ने दुख प्रकट किया और ऐसे नेता को खोने का दुख दिखाया जो कभी भी शायद भारतीय इतिहास के अंदर इस प्रकार की छवि लेके आने वाला कोई भी नहीं था, जिसने लगभग एक पार्टी के पैदा होने से लेकर और युवा अवस्था की दौड़ लगाने तक के काल में पूरी मेहनत करी ईमानदारी के साथ और सैकड़ों परिस्थितियों के अप डाउन्स को झेला। लेकिन इनकी वो लाइन आज भी याद है लोगों को, डरो नहीं, थमो नहीं, रुको नहीं, बढ़ते चलो, मुसीबतें तो आती जाती रहेंगी, हमें पीछे नहीं हटना। तो इस प्रकार से यहां पर पूरा लेक्चर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं समझ में आया होगा। शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करते चलिए ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।